गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। क्लियर आ रही है ना? ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। सब जगह अब देखो बच्चों, अपना कल लास्ट टॉपिक अभिलक्षण चल रहे थे अधिशोषण के। अब देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। कल मैंने आपको लास्ट में ठोस उत्प्रेरकों की विशेषता बताई थी, जिसको अधिशोषक भी कहा था, जिसमें 7 विशेषताएं बताई थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण को ही जियोलाइट बोला जाता है। या तुम इस टॉपिक को ऐसे भी कर सकते हो कि जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। मैंने आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण लिखे कोष्टक में जियोलाइट लगा दिया तो भी सही है, और तुम इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हो जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है? वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना तथा अभिकारक व उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है। वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना, सूक्ष्म संरचना, नेटवर्क वाली संरचना अर्थात अभिकारक व उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है, उसी को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होने के कारण जियोलाइट अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण है। जियोलाइट की संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होने के कारण जियोलाइट अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण माने जाते हैं, या इनको अच्छे आकार उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, यह सिलिकेट के सूक्ष्म रंध्री, या तुम इसको सीधा ऐसे भी बोल सकते हो, यह सिलिकेट के त्रिविमीय नेटवर्क वाले, जो मैंने यहीं पे पूरी बात बोल दी, रंध्र संरचना आते ही सूक्ष्म भी होते हैं, नेटवर्क वाले भी होते हैं, सीट के समान संरचना भी होती है। तो यह सिलिकेट के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनो सिलिकेट है। एल्यूमिनो क्या है? सिलिकेट है। यह सिलिकन, सिलिकेट का मतलब यहाँ पे किसके परमाणु लिए गए हैं? सिलिकन के। एल्यूमिनो का मतलब किसके लिए गए हैं? एल्यूमिनियम के। तो यह सिलिकेट के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनो सिलिकेट है। कुछ सिलिकन के परमाणु एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित होकर ये संरचना बनाते हैं। देखो कौन सी संरचना बनाते हैं? ये संरचना
SiO(Al). तो ये सिलिकॉन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं? एल्यूमिनियम के द्वारा। और एल्यूमिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित होकर क्या बना रहे हैं? SiO(Al) संरचना। तो बच्चों आपको कहा जाए कि जियोलाइट किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनोसिलिकेट को ही क्या कहा जाता है? जियोलाइट। इस इतनी बड़ी लाइन को बोलने का अर्थ यही था, जो एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, देखो एल्यूमिनियम भी आ गया और सिलिकॉन भी आ गया, तो इस एल्यूमिनोसिलिकेट को ही क्या कहा जाता है? जियोलाइट। जियोलाइट में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक व उत्पाद के अणुओं के आकार के साथ साथ जियोलाइट के सूक्ष्म रंध्री व कोटरों का मतलब होता है केविटी का मतलब होता है गुहाए। क्या होता है? गुहाए। तो जियोलाइट में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारक व उत्पाद के अणुओं के आकार के साथ साथ जियोलाइट की सूक्ष्म रंध्री व कोटरों यानी गुहाओं पर क्या करती है? निर्भर करती है। जियोलाइट प्रकृति में पाए जाते हैं तथा यह उत्प्रेरक वर्णात्मकता के लिए संश्लेषित किए जाते हैं। जियोलाइट का निर्माण किसके लिए किया जाता है? उत्प्रेरक वर्णात्मकता के लिए किया जाता है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, जियोलाइट का नाम है ZSM5 नामक जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने में किया जाता है। गैसोलीन का मतलब क्या होता है? पेट्रोल। क्या होता है? पेट्रोल। तो ZSM5 जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने में किया जाता है। अब एल्कोहल को गैसोलीन में किस प्रकार बदला जाता है? सबसे पहले जियोलाइट की गुहिकाओं में एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है। निर्जलीकरण का मतलब जल का अणु कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर हमें विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब तुम सब लोग समझते हो, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोक्टेन, ये सब क्या होती है? हाइड्रोकार्बन। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है जिसे विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है और हमें उच्च क्वालिटी की क्या प्राप्त हो जाती है? गैसोलीन। ये क्या होता है? जियोलाइट। तो वह उत्प्रेरक की अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना व अभिकारक व उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है, उन्हें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होने के कारण जियोलाइट अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। प्रेरण नहीं, उत्प्रेरक है, क्योंकि जियोलाइट तो उत्प्रेरक के रूप में ही काम कर रहे हैं। तो अच्छे उत्प्रेरक है। सिलिकेट के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनोसिलिकेट को ही क्या कहा जाता है? जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अभिकारक व उत्पाद के अणुओं के आकार के साथ साथ जियोलाइट की सूक्ष्म रंध्री संरचना व कोटरों यानी गुहिकाओं पर निर्भर करती है। जियोलाइट प्रकृति में पाए जाते हैं और यह
आकार या ऐसे बोल दो, यह उत्प्रेरक वर्णात्मकता के लिए क्या किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं। जैसे ZSM5 जियोलाइट नामक उत्प्रेरक का उपयोग एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में किया जाता है। गैसोलीन का मतलब है पेट्रोल। तो जियोलाइट की गुहिकाओं में एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, जिसे विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है और हमें उच्च क्वालिटी की गैसोलीन प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, जियोलाइट अर्थात आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, अर्थात जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछ लिया जाए जियोलाइट की संरचना कैसी होती है, तो आप बताओगे मधुमक्खी के छत्ते जैसी। जियोलाइट किस प्रकार की संरचना बनाते हैं, SiOAl, क्योंकि कुछ सिलिकॉन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं, एल्यूमिनियम के द्वारा। और SiOAl क्या बनाए, संरचना या ढांचा बनाए। जियोलाइट किसे कहा जाता है, एल्यूमिनोसिलिकेट को ही क्या कहा जाता है, जियोलाइट। जियोलाइट का एक उदाहरण दीजिए, ZSM5। ZSM5 का क्या कार्य है, एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने का। ठीक है बच्चों, किसी को जियोलाइट में कोई प्रॉब्लम है, किसी को जियोलाइट वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने वैसे 2-3 बार समझा दिया है। नेटवर्क चलो निर्मल दरिया, क्या करूं तो मैं अब इसका, चलो आगे चलो फिर। चलो सभी बच्चे कह रहे हैं नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ। हाँ, एल्यूमिनोसिलिकेट एल्यूमिनियम को ही बोलते हैं। वैसे एल्यूमिना का आयुषी सूत्र तो Al2O3 होता है एल्यूमिना का, लेकिन अपन यहाँ पे Al2O3 नहीं ले सकते क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए दोनों को मिलाकर मैंने कह दिया एल्यूमिनोसिलिकेट। ओके आयुषी, चलो अब मैं आगे का बताने जा रही हूँ। एंजाइम उत्प्रेरण बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में इसके एंजाइम भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने कल परसों भी बताया था। अगर तुम चाहते हो कि हमारे नंबर नहीं कटे तो इस चैप्टर में नंबर कटने वाले ही नहीं है। ठीक है, चलो पृष्ठीय रसायन का अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण बायो वाले बच्चे तो वैसे ही जानते हैं, और जो मैं एग्जाम्पल में एंजाइम लूंगी उनको भी तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे ही होता है। तो चलो अपन पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण पढ़ने से पहले अपन पहचानेंगे कि एंजाइम क्या होता है। देखो, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन अणुओं को ही एंजाइम कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन अणुओं को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम किसको उत्प्रेरित करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, अर्थात एंजाइम
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस लाइन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अतः एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है बच्चों, अब जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। अपन अब एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण करते चल रहे हैं, जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल है ईस्ट में पाए जाने वाले, ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम। ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इन्वर्टेज एंजाइम। ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन। किसका जल अपघटन? सुक्रोज का। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। बायो वाले बच्चे पढ़ भी लिए होंगे। शर्कराएं 3 होती हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। तीनों का सूत्र यही होता है C12H22O11। ठीक है, तो ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन। ये आपके पास क्या है? सुक्रोज है। इसका क्या किया जा रहा है? जल अपघटन किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। तो जल अपघटन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम तो क्या है? ग्लूकोज है, और इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज है। तो ईस्ट में पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन किसमें होता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। कार्बन कितने हैं? 12। यहाँ पे भी 6 कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन 22 और 2 24, 12 और 12 24। ऑक्सीजन 11 और 1 12, 6 और 6 12। तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन करके 2 उत्पाद बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। अब देखो, ईस्ट में पाए जाने वाले जाइमेज एंजाइम द्वारा, कौन से एंजाइम द्वारा? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम द्वारा इस ग्लूकोज का अपघटन। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इस ग्लूकोज का अपघटन, केवल अपघटन ही बोल रही हूँ, जल अपघटन नहीं बोल रही हूँ। तो ईस्ट में पाए जाने वाले जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज का अपघटन एल्कोहल व CO2 में होता है। किसमें होता है? एल्कोहल व CO2 में। तो एल्कोहल में ये क्या बनाएगा? एथिल एल्कोहल C2H5OH। कितने कार्बन है? 6। कितने आ गए? 4, तो प्लस 2CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। बोलो 2 और 4 कितने हो गए? 6।
तो जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज का अपघटन किसमें होता है? एथिल एल्कोहल व CO2 में। इसी प्रकार एंजाइम उत्प्रेरण का अपन तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं कि सोयाबीन में पाए जाने वाले, सोयाबीन जिसकी सब्जी तुम सभी खाते हो, सोयाबीन में पाए जाने वाले यूरिएज एंजाइम का, यूरिएज एंजाइम, सोयाबीन में जो यूरिएज एंजाइम पाया जाता है यह अमोनिया का जल अपघटन अमोनिया व CO2 में कर देता है। तो यूरिएज एंजाइम अमोनिया, अमोनिया का सूत्र बोलो, NH2COONH2। ये किसका सूत्र है? यूरिया का। इसका क्या कर रहे हैं? जल अपघटन, और जल अपघटन करके क्या बना रहा है? अमोनिया व CO2। तो सोयाबीन में पाए जाने वाले यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन अमोनिया व CO2 में करता है। कितने नाइट्रोजन हैं? 2। तो अमोनिया के कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे? 2। कितने कार्बन है? 1। तो CO2 का कितना अणु प्राप्त होगा? 1। देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 6, 3 दूनी 6, नाइट्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यूरिएज एंजाइम का कार्य है यूरिया का जल अपघटन किसमें करना? अमोनिया में करना। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल जो तुम भली भांति जानते हो, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा दूध को किसमें परिवर्तित किया जाता है? दही में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यूरिएज क्या है? ये कौन लिखा है? यूरिएज, यूरिएज ही तो मैंने लिखा है। अरे क्या मतलब है यूरिएज का? कुछ पूछना चाह रहा है क्या? पूछ फिर फटाफट। अभी जिसने यूरिएज लिखा है, चलो। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो दूध को किसमें परिवर्तित करता है? दही में। इसी प्रकार जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम। यह पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देगा? पेप्टाइड में। इसी प्रकार ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? एमिनो अम्ल में। तो पेप्सिन एंजाइम तो प्रोटीन के द्वारा पेप्टाइड बनाता है और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन से क्या बनाता है? एमिनो अम्ल बनाता है। इसी प्रकार आपका छठा एग्जाम्पल है, एक एंजाइम होता है डाइस्टेज एंजाइम। यह डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5